नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृतिका की पाठशाला में। आज हम लोग यूपी स्पेशल पार्ट 7 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल में पार्ट 6 तक देखे हैं, जिसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया। वहाँ पर आप लोग जाकर मेरे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में देखते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय व मानसून है, या कहें समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, या कहें उष्ण मानसूनी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वर्ष में कितने ऋतुएं घटित होती हैं, तो प्रदेश में वर्ष भर में 3 ऋतुएं घटित होती हैं, जो आप लोगों को पता ही है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीष्म ऋतु देखते हैं। यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, किस जिले में पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी किस जिले में पड़ती है? आगरा में पड़ती है या झांसी में पड़ती है। और सबसे कम गर्मी पूछे कहाँ पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है? बरेली में पड़ती है। और सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो सबसे गर्म महीना उत्तर प्रदेश का जून महीना होता है। अब हम लोग वर्षा ऋतु को देखते हैं। वर्षा ऋतु में पूछे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर ज़िले में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो मथुरा में होती है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला महीना हमारा जुलाई है। शीत ऋतु में देखते हैं। अगर आप लोग से पूछे कि किस सबसे ठंडा महीना कौन सा है शीत ऋतु में, तो सबसे ठंडा महीना हमारा जनवरी है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु और मृदा है, उसके बहुत अंदर डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं वही हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो चलिए अब हम लोग मृदा को देखते हैं। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल व वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। हमारी मिट्टी में खनिज पाए जाते हैं, जैव पदार्थ पाए जाते हैं, जल व वायु के अलावा कई सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बांटा था। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर व भाबर का तराई क्षेत्र था, दूसरा मध्यवर्ती मैदान था, और तीसरा दक्षिण का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र था। तो 3 भौतिक भागों में विभाजित किया था। तो इसी में से हम जिसका एक आधार क्या होता है? भूमि भी होती है। तो अतः हम प्रदेश की जो मृदा है उसका अध्ययन हम इन्हीं विभागों के क्रम में करेंगे। तो पहला विभाग हम लोग किस में बांटे थे? तो पहला भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी। तो हम लोग सबसे पहले भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी को देखते हैं कैसी है। तो यहाँ देखिए, प्रदेश का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर हिमालय नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों तथा मोटे बालुओं से निर्मित होती है। जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ कंकड़, पत्थर या बालू उलू लेके बहती हुई आती हैं, और यहाँ पे मिट्टी के रूप में यहाँ पे कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू जैसे निर्मित होती हैं। तो हमारा जो भाबर क्षेत्र होता है वहाँ की मृदा कैसी होती है? वहाँ की मृदा कंकरीली व पथरीली होती है। और जबकि जो हमारा तराई क्षेत्र है, महीन करों के निक्षेपों से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली व नम होती है, और ये उपजाऊ होती है। यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं, और यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी नहीं होती, यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए उत्तर प्रदेश के भाबर जो क्षेत्र है वहाँ की मृदा कैसी है, तो वहाँ की मृदा कंकरीली पथरीली है, और यहाँ पे मुख्यतः पशुपालन होता है, और यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पूछे कि मृदा कैसी होती है, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली व नम, और ये उपजाऊ होती है, यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी की जाती है। दूसरा, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी देखते हैं वो कैसी होती है। तो उत्तर के जो भाबर व तराई क्षेत्र और दक्षिण के जो पहाड़ी पठारी के बीच का जो क्षेत्र होता है वह कौन सा क्या कहलाता है? वह मध्यवर्ती मैदान कहलाता है हमारा। उसे हम लोग गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं। तो इसकी मृदा, मध्यवर्ती मैदान की मृदा कैसी होती है? तो इसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, कछारी या भात मृदा भी कहते हैं। यहाँ की मृदा कैसी होती है? जलोढ़ होती है, कछारी होती है, कछारी मृदा या भात मृदा, जो कि काप मिट्टी, कीचड़ व बालू से निर्मित है। किससे निर्मित है? अगर पूछा जाए कि मध्यवर्ती मैदान की मृदा किससे निर्मित है, तो मध्यवर्ती मैदान की मृदा काप मिट्टी, कीचड़ व बालू से निर्मित होती है।
इसमें पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म का अभाव होता है। अभाव किसका किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है, फास्फोरस और जीवाश्म का अभाव होता है। इस मैदान की जो संपूर्ण मृदा होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में अपने बताया था। और ये 2 भागों में क्यों बढ़ती है? क्योंकि यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, राप्ती, रामगंगा, गंडक आदि से मतलब जो बहाव आके लाती हैं अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू, ये सब, उससे 2 क्षेत्र निर्मित होते हैं। पहला क्षेत्र कौन सा है? पहला क्षेत्र आपका नवीन जलोढ़ मृदा का है, या खादर मृदा का है, या कछारी मृदा का है। जो खादर मृदा होती है या नवीन जलोढ़ मृदा या कहे कछारी मृदा, यहाँ पे नदियों के बाढ़ का पानी जो होता है वो पहुँच जाता है, इसीलिए यहाँ की जो उर्वरा शक्ति होती है वह अधिक होती है और यहाँ खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमारा जो ये पुरानी जलोढ़ मृदा है या बांगर मृदा, यह मतलब यहाँ पे बाढ़ का पानी नदियों से के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता और यहाँ की जो उर्वरा शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है और अधिक मात्रा में खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम लोग और नामों से जानते हैं, जैसे इसे उपहार मृदा या दोमट या मटियार या बलुई दोमट भी कहते हैं। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में कई प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसके अलावा भी इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में लवणी मृदा, क्षारीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, भूर मृदा और काली मृदा भी पाई जाती हैं। ये भी सब आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, दक्षिण के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र की मिट्टी कैसी है। जो दक्षिण का हमारा पहाड़ी पठारी क्षेत्र है वह मध्यवर्ती मैदान के ठीक दक्षिण में है और इस क्षेत्र में प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बाहुल है, मतलब इसकी चट्टानों की अधिकता है और इन्हीं चट्टानों के टूटने और अनेक भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की जो मृदाएं हैं, मृदाओं का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में मृदाओं का निर्माण होता है, मतलब जो प्री कैम्बियन युग है उसकी चट्टानें यहाँ पे बहुत अधिकता में पाई जाती है और ये जब चट्टानें टूटती हैं, अनेक भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाएं करती हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ मृदा का निर्माण होता है। और सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंडी मृदा के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन थोड़े बहुत से अंतरों के साथ यहाँ कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जैसे लाल मिट्टी, परवा मिट्टी, मार मिट्टी या कहें माड़ मिट्टी, फिर राकाहर मिट्टी, यहाँ भोंटा मिट्टी। कौन सी मिट्टी? भोंटा मिट्टी आदि प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं मृदा अपरदन को। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं? जल और वायु के साथ मृदा के कटने, बहने अथवा उड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो जल और वायु के साथ मृदा के कटने, बहने अथवा उड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। और मृदा अपरदन भी 2 प्रकार की होती है। पहला है जलीय अपरदन और दूसरा वायु अपरदन। अगर देखा जाए तो जो जलीय अपरदन है, जलीय अपरदन का प्रदेश में वायु अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है, जबकि वायु अपरदन कुछ खास क्षेत्रों और समयों तक सीमित होता है। अगर देखा जाए जलीय अपरदन किसे कहते हैं, तो जलीय अपरदन जो भूमि होती है, भूमि पर वनस्पतियों का अभाव, मतलब वनस्पतियाँ कम होती हैं, ढालदार स्थानों पर खेती किया जाता है और बिना सोचे समझे अगर जुताई कर दिया जाए, अनियंत्रित कभी कभी वर्षा होती है या बाढ़ के समय खेतों को खाली हम लोग मतलब बाढ़ होता है तो खेत खाली हो जाते हैं, वनों की अनियंत्रित कटाई की जाती है। तो भूमि की प्रकृति आदि कारणों को ही ये क्या कहते हैं? जलीय अपरदन कहते हैं। अगर वायु अपरदन को देखा जाए तो वायु अपरदन क्या होती है? जब वायु चलती है बहुत तेजी से तो अपने साथ मृदा को उड़ा ले जाती है। तो प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मियों के महीने में बहुत अधिक होता है और प्रदेश के जैसे आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आज मैंने उत्तर प्रदेश के जलवायु और मृदा को अच्छे से कवर करने की कोशिश की हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए
तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।